कि अगर आपकी वोवल साउंड रिपीट हो रही है वहां पर भी जनरली बच्चे जो है वो एलिट्रेशन लिखते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना होगा कि एलिट्रेशन फॉर्म जो है वो आपकी कहां पर यूज होगी, जब आपका कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट हो रहा है। अगर आपका वोवल साउंड या वोवल आपका वर्ड रिपीट हो रहा है तो वो एसोनेंस कहलाता है, एलिट्रेशन नहीं। तो ये दोनों आपको डिफरेंस समझने होंगे। थर्ड जो है वो आपका क्या होगा, हाइपरबोल। हाइपरबोल हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। बहुत जनरली जो है हम यूज भी करते हैं अपने मुहावरों में, इडियम्स फ्रेजेस में हम जनरली देखते हैं। तो पोएट ने यहां पर जो है वो क्या यूज किया है, बॉटमलेस सी के लिए हमारी हाइपरबोल को यूज किया है। यहां पर हम कहें कि बॉटमलेस जो है वो ऐसा क्या हो गया कि हमें हाइपरबोल यूज करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम सी हैज नो लिमिट, कि यहां पर सी की कोई लिमिट ही नहीं है, सी की कोई इमेज ही नहीं है, सी की जो है वो बॉटम ही नहीं दिखाई गई है। मीन्स सी जो है उसका जनरली क्या होता है, बॉटम होता है, बट यहां पर जो है उसे बॉटमलेस दिखाया गया है, इसलिए यहां पर पोएम में हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है। नेक्स्ट इज इमेजरी। यहां मैंने मेंशन किया है कि होल पोएम के लिए जो है वो क्या यूज हुआ है, आपका इमेजरी वर्ड यूज हुआ है। होल पोएम के लिए इमेजरी वर्ड कैसे यूज हुआ है, यहां पर क्या कह सकते हैं हम यहां पर कि आपकी पूरी पोएम में वॉइस ऑफ द रेन जो है आपको एक इमेजिनेशन क्रिएट करवाती है, क्योंकि सेकंड ही लाइन में पोएट कहता है आई एम स्ट्रेंज टू टेल यू, कि मैं स्ट्रेंज हूं आपको बताते हुए कि वो मुझे जवाब दे रही है। तो पोएट जो है वो खुद की इमेजिनेशन में स्ट्रेंज है कि वॉइस जो है वो रेन की कैसे हो सकती है और वो कैसे जो है मुझे आवाज दे सकती है। तो वहां पर पोएट खुद हमें इमेजिनेशन करवा रहा है कि वॉइस जो है वो रेन की है और वो उसे जवाब देती है, वो उसे बताती है कि मैं कौन हूं। फर्स्ट वो बताती है कि मैं कौन हूं, सेकेंडली जो वो बताती है कि मेरा ओरिजिन कहां से हुआ है, थर्ड वो बताती है कि मैं अर्थ पर आती हूं तो क्या क्या करती हूं, और फोर्थ वो बताती है कि मैं जब वापस आती हूं तो किस तरह से जाती हूं। तो यहां पर पूरी ही पोएम में जो है वो क्या इमेजिनेशन को यूज किया गया। पोएट एक इमेजिनेशन क्रिएट करता है कि वॉइस जो है आपको एक क्रिएट करना है कि इवेपोरेशन होकर किस तरह से वो वाटर साइकिल प्रोसेस से क्लाउड की शेप में आती है और क्लाउड की शेप से जो है वो रेन की शेप में आती है और रेन की शेप से वापस ही वो बॉटमलेस सी में चली जाती है। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा यहां पर किस लिए यूज हुआ है, यहां पर एनाफोरा इज यूज्ड फॉर एंड लिखा है और यहां पर मैंने मेंशन किया है, देखिए दो सेंटेंस लिखे हैं यहां पर, एंड व्हाट यू से एंड हिज से। जब भी आपका फर्स्ट वर्ड स्टेंजा में रिपीट होता है, क्लियर, जब भी आपका स्टेंजा की 4 लाइन्स है, 5 लाइन्स है, 2 लाइन्स है, 3 लाइन्स है, अगर फर्स्ट वर्ड सेम है दैट इज द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ एनाफोरा। वहां पर आपका पोएटिक डिवाइसेस कौन सा होगा, एनाफोरा होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट वर्ड जो है अल्फाबेट नहीं, फर्स्ट वर्ड सेम होना चाहिए। मतलब आपकी जब पोएम आप देखेंगे तो वहां पर एंड वर्ड जो है वो वहां पर यूज हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है थर्ड स्टेंजा में, तो इसके लिए वहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है, एनाफोरा को। सो डियर स्टूडेंट, होप सो कि अगर आप कोई भी अनसीन स्टेंजा देखेंगे वहां पर इनको समझ पाएंगे, कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो, पर्सोनिफिकेशन दैट इज यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स दैट एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जब नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग की तरह एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाए, दैट इज द पर्सोनिफिकेशन, एंड द वॉइस ऑफ द रेन टाइटल इज इन द पर्सोनिफिकेशन। सेकंड इज एलिट्रेशन, व्हेन द कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन द पोएम और द स्टेंजा वी कैन से इट इज एन एलिट्रेशन, तो वो क्या है आपका एलिट्रेशन है। थर्ड वन इज द हाइपरबोल, व्हेन in the bottomless sea these words are used in the hyperbole poetic devices, and the fourth one is the imagery, here the poet gives us the imagination of the rain, यहाँ पर poet जो है हमें rain की imagination देता है। and last one is the anaphora. Anaphora is used when the first word of the stanza is repeated in the same line, or we can say in the same stanza next line, कि सेम स्टेंजा की नेक्स्ट लाइन में अगर वही वर्ड रिपीट हो रहा है आपका, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, तो वहां पर क्या होगा आपका एनाफोरा होगा। हेयर वी हैव द 5 पोएटिक डिवाइसेस। प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे कि हमने आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी बताया है। अब यहां पर जो जनरली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आएगा कि यहां पर राइम स्कीम क्या है, कि राइम स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए भी आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखनी होगी। वहां पर हमने आपको बताया कि वॉल्ट विटमैन जनरली किस तरह की पोएम लिखते हैं। वॉल्ट विटमैन जो है वो हमारे अमेरिकन पोएट हैं और उन्हें
जर्नलिस्ट, एसेसिस्ट और पोएट के रूप में जनरली जाना जाता है। वहां पर उन्होंने जर्नलिस्ट होने के नाते ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म के बीच में कनेक्शन को क्रिएट किया है और उन्हीं पर बेस्ड उन्होंने जर्नलिज्म पर बुक्स लिखी हैं, जिनके कारण उन्हें जो है वो फेमस माना जाता है। थर्ड जो है वो चाइल्डहुड स्टोरीज को काफी पिक करते हैं। 10th में भी आप जो है वो वॉल्ट व्हिटमैन की पोएम को पढ़कर आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट वॉल्ट व्हिटमैन की पोएम को 10th क्लास में पढ़कर आया और उस पोएट का नाम याद है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। इसके बाद जो है थर्ड आपका कंटेंट क्या होगा कि थर्ड यहां पर आपको समझना होगा, क्या समझना होगा यहां पर, आपके वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिकन है, ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड उन्होंने रियलिज्म के बीच में कनेक्शन को लिखा है। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो राइम स्कीम से रिलेटेड है वो क्या है कि इस पोएम में राइम स्कीम को यूज नहीं किया गया है। क्यों यूज नहीं किया गया है राइम स्कीम को? क्योंकि वॉल्ट व्हिटमैन ने एक ट्रेंड जो राइम स्कीम का चल रहा था उसे तोड़ दिया था। कौन सा ट्रेंड क्रिएट किया था? फ्री वर्स का। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। वॉल्ट व्हिटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स बोला जाता है। और वॉल्ट व्हिटमैन की जो भी जनरली आप पोएम पढ़ेंगे तो वहां पर राइम स्कीम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट होता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, यू कैन राइट डाउन और यू विल से देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स। ये पोएम जो है वो आपकी फ्री वर्स में लिखी गई है। क्लियर? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन आंसर्स। यस डियर स्टूडेंट, कम ऑन द क्वेश्चन आंसर्स प्लीज। Yes, these are the questions. There are two voices in the poem. Who do you belong to and which lines indicate this? ये कह रहे हैं कि पोएम में दो वॉइसेस हैं और दो वॉइसेस में से किस किस की वॉइस है वो आपको किससे बिलोंग करती हैं और कौन सी लाइंस के थ्रू आप बता सकते हैं कि दो वॉइसेस हैं। वन वॉइस इज द वॉइस ऑफ द पोएट। एक वॉइस जो है वो क्या है? पोएट की वॉइस है। नेक्स्ट जो वॉइस है वो आपकी वॉइस ऑफ रेन है। यहां पर दो वॉइस है हमारे पास टोटल, कौन कौन सी? देखिएगा, पोएट की और रेन, पोएट एंड रेन की वॉइस है। यहां पर लाइन इंडिकेट कर रही है वॉइस ऑफ द पोएट, कौन सी? हु आर्ट दऊ। आपको बताया गया था आर्ट एंड दऊ, आर्ट एंड दऊ बोथ आर ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट इज जनरली नॉट यूज्ड इन टुडेज इंग्लिश। जो आज की इंग्लिश में आपके यूज नहीं किए जाते दैट इज आर्ट एंड दऊ। आर्ट मीन्स आर एंड दऊ मीन्स यू। Who are you? Here the poet said. पोएट पूछता है। तो यहां पर फर्स्ट जो आई है वो किसके लिए, या फर्स्ट वॉइस जो है वो किसके लिए यूज हुई है? पोएट के लिए यूज हुई है। एंड सेकंड जो वॉइस है वो किसके लिए यूज हुई है आपकी? वो आपकी यूज हुई है रेन के लिए। कौन सी? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन जो है वो जवाब देती है पोएट को कि मैं धरती की कविता हूं। क्लियर? यहां पर हमारे पास दो क्वेश्चन आ गए कि यहां पर दो साउंड किसकी है? तो फर्स्ट साउंड जो है वो आपकी पोएट की है, सेकंड साउंड जो है वो आपकी रेन की है। और कौन सी लाइन के थ्रू इंडिकेट किया गया है? वो लाइंस भी आपके सामने है। फर्स्ट लाइन है एंड हु आर्ट दऊ सेड आई, ये जो है ये आपकी पोएट की साउंड। एंड आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, तो यहां पर वॉइस ऑफ रेन यूज है। नेक्स्ट इज व्हाट कंपैरिजन डज द पोएट ड्रा बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। ये कह रहे हैं रेन एंड म्यूजिक के बीच में क्या कंपैरिजन दिखाया गया? यस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ये एग्जाम के लिए जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? दीज लाइन्स आर मेंशन इन द ब्रैकेट्स। ये लाइन्स आपकी ब्रैकेट में मेंशन है और मैंने अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया है आपको कि जब भी आपकी ब्रैकेट में कोई भी पोएम में ब्रैकेट्स में लाइन मेंशन है तो वो ब्रैकेट में क्यों लिखी जाती है। अमेंडा जर्नली आपने पढ़ी है 10th क्लास में और वहां पर अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट पैराग्राफ ब्रैकेट में नहीं है लेकिन सेकंड पैराग्राफ जो है वो दोबारा से किस में है? ब्रैकेट में है। तो यहां पर भी लास्ट टू लाइंस जो है वो ब्रैकेट में मेंशन की गई हैं और ये क्वेश्चन भी आएगा आपके। तो ब्रैकेट में मेंशन करने का लॉजिक क्या होता है कि जिस भी फॉर्म में, जिस भी ट्रेंड में या जिस भी टोन में पोएट चल रहा है उस टोन से हटकर अगर पोएट बात करता है तो वो क्या है आपका? क्या होगा? शाबाश बताइए। वो होगा आपका इंटरल्यूड। ठीक है, मतलब उसने ब्रैकेट में डाल दिया है, इट मींस जो अभी तक आपकी बात चल रही थी उससे अलग है वो बात।
यहाँ पर वॉइस ऑफ द रेन की बात नहीं हो रही है और पोएट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में है तो उन दो से अलग हटकर बात हो रही है। तो ये क्या बात करता है, देखिए यहाँ पर जो थर्ड बात हो रही है वो म्यूजिक की बात हो रही है। म्यूजिक को किस तरह से रिलेट करता है, ये एक्सप्लेनेशन में मैंने पिक्चर्स के थ्रू समझाया है आपको। अ म्यूजिक बोर्न इन द हार्ट ऑफ अ पोएट ट्रेवल्स प्लेसेस giving joy and pleasure to one and all before coming back to his creator in the form of appreciation। यहाँ पर पोएट क्या कहता है कि पोएट की हॉबी जो है वो क्या है, सिंगिंग की है, और वो सॉन्ग मतलब अपनी हैबिट के लिए जो है गुनगुनाता है, और वो सॉन्ग जब गाता है तो वो ट्रेवल करता है सोसाइटी में, कहीं पर भी जहां पर भी वो रिलीज होता है वो देखता है, और उसे देखने के बाद पोएट कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट इज रैक्ड और अनरैक्ड, कि वो नोटिस किया गया या उसे नोटिस नहीं किया गया, बट जब उसे अप्रिशिएशन मिलती है तो उस अप्रिशिएशन से जो है मेरी हॉबी डबल होती है, या मेरी हॉबी में मुझे जो है इंप्रूवमेंट करने के लिए या मेरी हॉबी को कंटिन्यू करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेन भी सेम फॉर्म में है कि रेन भी क्या कर रही है आपकी, कि रेन यहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है बॉटमलेस सी से, और बॉटमलेस सी से जो है वो क्या है, क्लाउड की शेप ले रही है, और क्लाउड की शेप से वापस वो रेन की फॉर्म में आ रही है और वहीं पर आ रही है। फॉर लाइक दिस इज द अर्थ एंड दैट इज द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी, ठीक है। यहां पर जो है आपके क्लाउड्स है, यहां पर हमें क्या दिखाया गया है कि यहां से जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं क्लाउड्स, और यहां पर जो है ये फुल शेप में आकर जो है रेन की शेप में यहां पर ये अर्थ से वापस आ रहे हैं। इसी चीज को इन्होंने दिखाया कि म्यूजिक जो है पोएट के हार्ट से आ रहा है, ट्रेवल करता है, जब घूमता है तो जॉय और प्लेजर के साथ घूमता है, मतलब पोएट को अपनी हॉबी को कंप्लीट करने में बहुत आनंद आता है, और कमिंग बैक टू इट्स क्रिएटर, क्रिएटर मतलब पोएट, और वो अपने क्रिएटर के पास वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ एप्रिशिएशन, प्रशंसा के रूप में, ठीक है। सेम यहाँ पर सिमिलरली रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ एंड बॉटमलेस सी, रेन जो है वो अर्थ और बॉटमलेस सी से ओरिजिन हो रही है, राइजेस अप इन द स्काई टू फॉर्म क्लाउड्स, और उसने क्लाउड की फॉर्मेशन ले ली है, एंड बिफोर कमिंग डाउन ऑन अर्थ टू क्लीन एंड प्योरीफाई इट, और वो वहां पर जो है अर्थ पर वापस आती है, किस चीज को, अर्थ को ही, अपने ओरिजिन को ही प्योरीफाई करने के लिए, मतलब हैबिट जो है पोएट की वो क्या है, उसी को मोटिवेट करने के लिए उसी के पास वापस आती है। होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी भी कंटेंट को समझने में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस कंटेंट को आपके लिए रिपीट करेंगे, या कोई भी टॉपिक ऐसा आप चाहते हैं जिस पर आपके लिए वीडियो अपलोड की जाए तो वो भी आप अपने सजेशन जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो आपके लिए नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलती रहे। हमारे यहाँ एग्जाम हट पर ना केवल आपको सिलेबस से रेलेवेंट टॉपिक्स मिलेंगे बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और अगर किसी भी कंटेंट से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप सजेशन अपना दे सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट इज on what does the rain descend, what does it to do the things on which it falls. Here is the word descend. Descend is opposite to the ascend. Ascending, descending, ascending मतलब बढ़ता हुआ, descending मतलब गिरता हुआ। तो यहाँ पर पोएट जो है what does the rain descend, क्या मतलब रेन जो है वो किस पर गिरती है, और वो जब जिस पर गिरती है तो क्या चीजें जो है वो प्योरीफाई होती हैं। यहाँ पर द रेन डिसेंड ऑन ड्रॉट, सूखे एरिया पर, एटम्स पर एंड डस्ट पार्टिसिपल्स पर गिरती है जो अर्थ की सरफेस पर है। एंड द रेन रेजुलेंट्स, रेजुलेंट्स मतलब यहाँ पर प्योरीफाई करना, द ड्राई लैंड को प्योरीफाई कर देती है। एंड जो सीड्स अर्थ के नीचे हैं विदाउट वाटर मतलब बिना पानी के या बिना रेन के, जो वो क्या है, लेमेंट है, हिडन है। यहाँ पर देखिएगा दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर लेमेंट एंड हिडन। लेमेंट एंड हिडन का जो है वो सिनोनिम है आपका। इस तरह के वर्ड दे देते हैं वो आपको, और आपसे पूछेंगे कि पोएम में इससे रिलेटेड कोई वर्ड बताइए, तो आप जो है अगर आपने पोएम को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इसके लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। ये जो सीड अर्थ के नीचे हैं, छिपे हुए हैं, अनबोर्न है, अभी तक वो बोर्न नहीं हुए हैं। रेन गिव्स टू द थिंग्स ऑन द ग्राउंड एंड प्योरीफाई द अर्थ, तो वो चीजें जो है वो क्या
अर्थ उन्हें नया जीवन देती है और वो अंकुरित होकर क्या होते हैं, अर्थ से बाहर आते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पोएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, द लास्ट टू लाइन्स व्हाई द पोएट पुट इन द ब्रैकेट। अभी आपको बताया कि ब्रैकेट में क्यों मेंशन किया जाता है। द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म द वॉइस ऑफ द ट्रेन और द पोएट। अभी बताया जो भी चीज ट्रैक से हटकर है तो उसे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया जाता है। तो लास्ट टू लाइन्स ना तो रेन की है ना पोएट की है। यहां पर लास्ट टू लाइन सिर्फ एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, एक साधारण ऑब्जर्वेशन है जो पोएट ने की है। किसके रिलेटेड? अपने सॉन्ग के रिलेटेड। मतलब वो अपने सॉन्ग को म्यूजिक के साथ कंपेयर कर रहा है कि म्यूजिक ने कहा ना, सॉरी वॉइस ऑफ रेन ने कहा ना कि मैं जो हूं जहां से उठ रही हूं क्लाउड की शेप लेकर वापस वहीं पर आ रही हूं। तो सेम जो है यहां पर पोएट ये जवाब हमें दे रहा है। नेक्स्ट इज यस दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द स्टेंजा। ये स्टेंजा पर बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना दिए हैं आपके। एचबीएससी जो है वो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेती है, सीबीएसई अब की बार ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगी, बट स्टेंजा में वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस। एंड हु आर्ट दो, अभी आपको बताया आर्ट एंड दो। आर्ट is used for are and thou is used for you. Clear? Are you? ये कह रहे हैं कि who are you, तुम कौन हो, and who does thou refer to। तो यहां पर thou जो है पोएट फर्स्ट लाइन में पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो पोएट किससे पूछ रहा है? रेन से पूछ रहा है। तो यहां पर अर्थ नहीं है, मूनलाइट नहीं है, सनशाइन नहीं है। क्या हुआ आपका यहाँ पर? शावर। शावर क्यों वर्ड यूज किया है यहाँ पर कि बारिश जो है वो फुहारों में हो रही है अभी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शावर वर्ड यूज किया है, डायरेक्ट रेन वर्ड यूज नहीं किया है उन्होंने। तो अगर आपको ऑप्शन भी नहीं आते हैं और डायरेक्ट वो आपसे वन वर्ड पूछ लेता है हु आर्ट दऊ, तो जिस भी बच्चे ने पोएम नहीं पढ़ी है तो आर्ट दऊ का मीनिंग वो नहीं समझ पाएगा। और आर्ट जो है वो क्या है, यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जनरली जो है अभी हम आर्ट किस लिए यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज करते हैं? आर्ट कला के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये जो है ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है और यहाँ पर आर्ट इज यूज फॉर आर एंड दऊ इज यूज फॉर यू। क्लियर? What was strange to tell? और पोएट जैसे ही क्या कहता है who are you said I, और उसके बाद पोएट हमें कहता है कि उसने मुझे जवाब दिया जो मुझे क्या लगा, स्ट्रेंज लगा। तो यहाँ पर आस्किंग अ क्वेश्चन टू द शावर एंड आस्किंग द क्वेश्चन बाय द आंसरिंग। तो पोएट कहता है जब मैंने शावर से क्वेश्चन पूछा वो भी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो मुझे जवाब देगी। और यहाँ पर क्या कहते हैं, आंसरिंग द क्वेश्चन बाय द शावर। तो यहाँ पर जब पोएट को आंसर मिला तो यहाँ पर पोएट जो है वो क्या हो गया, स्ट्रेंज हो गया। What was the shower of the poem? A poem। ये कह रहे हैं कि पोएट से वो क्या जवाब देती कि मैं कहाँ की पोएम हूं, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था तो वो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ में धरती की कविता। नेक्स्ट इज व्हाट डज द रेन टेक बर्थ फ्रॉम। अर्थ ने अभी बताया हमें और पिक्चर के थ्रू अभी समझाया भी, वो अर्थ से और बॉटमलेस सी से, दोनों से उठती है। तो अर्थ और बॉटमलेस सी, तो सी ऑप्शन इज द राइट। व्हाट इज बॉटमलेस? बॉटमलेस क्या है यहाँ पर? अभी बात कर रहे हैं हम सी, हाइपरबोल जो है हमारा यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। हाउ इज शावर फॉर्म्ड? शावर जो है वो किस तरह से फॉर्म ले रहा है? यस दिस इज वैग्युली। यहाँ पर शावर मीन बारिश के लिए। अब रेन ने क्या कहा है कि मैं वैग्युली, वैग्युली मतलब अनरेगुलर। क्लाउड की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, कोई क्लाउड जो है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है, कोई किसी शेप में होता है, कोई किसी शेप में होता है। वैग्युली यहाँ पर वैसे तो जनरली भद्दे शेप के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पोएट के द्वारा जो है वैग्युली मीनिंग जो है वो अनरेगुलर शेप के लिए लिया गया है। मतलब पर्टिकुलर सेम क्लाउड, सभी क्लाउड्स की सेम शेप नहीं होती है, अलग अलग शेप्स होती है, दैट्स व्हाई दे कैन से वैग्युली फॉर्म। तो यहाँ पर वैग्युली इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट वन इज व्हाट वॉशेस द ड्रॉट। ड्रॉट जो है वो क्या धोता है? ठीक है, ड्रॉट को कौन साफ कर रहा है? शावर। शावर इज यूज्ड फॉर द रेन। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, शावर यहाँ पर रेन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द शावर ऑफ द सीड्स। और जैसे ही बारिश गिरती है तो सीड्स पर क्या इफेक्ट आता है? इट मेक्स देम कम्स आउट द अर्थ विद स्प्राउट। वो अंकुरित कर देते हैं उसे। तो वो जो लेमेंट थे, हिडन थे और जो अनबोर्न थे, उन्हें वो क्या करती है? स्प्राउट करती है और वो अर्थ से बाहर आते हैं और उन्हें नई लाइफ
मिलती है। तो इट मेक्स देम कम आउट ऑफ द अर्थ विद स्प्राउट, वो उन्हें अर्थ से बाहर स्प्राउटिंग के साथ निकालती। सो दिस इज द पोएम ऑफ द क्लास 11। ये आपकी क्लास 11 की पोएम है, द वॉइस ऑफ रेन, रिटन बाय द वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट who generally wrote on the transcendentalism and the realism connections, and he was known he is known as the father of free verse. So there is no rhyme scheme in this poem. We have the 5 poetic devices in this poem: personification, that is in the title, and the anaphora, that is the repetition of the first word in the same stanza, and the third one is alliteration, that is the consonant sound, hyperbole, that is the bottomless C, and the last one is imagery, that is for the whole poem. And here we describe the question answers, and the previous videos we have described the explanation of the poem. Hope so कि आपको हमारी explanations अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको हमारी poem के regarding किसी भी तरह की इशू है, कोई सजेशन है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर कोई भी कंटेंट आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करना, ताकि हमारा एफर्ट जो है, आप जब हमें अप्रिशिएशन दे, तो हमारा अप्रिशिएशन जो है हमारे हार्ट के साथ मिलकर हमारे एफर्ट को डबल करते। होप सो कि आप हमारे साथ इसी तरह से कनेक्ट रहेंगे, और हम आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। और ये प्रॉमिस है हमारा कि हम आपके लिए इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट इतना इजी बना देंगे कि आप स्टडी से दूर नहीं भागेंगे। इसी प्रॉमिस के साथ कल सेम टाइम, सेम जगह, सेम एग्जाम हट पर आपके लिए कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।